दोस्तों, क्या इस सरकार की एक जिद एनडीए पर भारी पड़ने वाली है? एनडीए के दलों के बीच में जो इस्तीफों का दौर शुरू हुआ है, जो झड़ी शुरू हुई है, वो कहां जाकर रुकेगी? बड़ा सवाल यह है कि ये तपिश क्या उत्तर प्रदेश या फिर बिहार तक ही सीमित होगी या फिर टीडीपी को भी झेलनी पड़ेगी? दोस्तों, गठबंधन की राजनीतिक तलवार की धार होती है, जिसमें जो बड़ी पार्टी होती है, जैसे एनडीए में बीजेपी, वो तो इसकी कीमत चुकाती है, छोटी पार्टियों को भी चुकानी पड़ती है। हो क्या रहा था कि जब से तीसरी बार पीएम बने मोदी और गठबंधन की सरकार चला रहे, तब से इनके जो सहयोगी दल हैं, ये खूब राजनीतिक हित साध धर रहे थे अपने। क्योंकि देखिए, जयंत चौधरी हो या चिराग पासवान हो, इनको अपनी राजनीतिक हैसियत से ज्यादा केंद्र में जगह मिली और केंद्र में मंत्री बनना ये कोई छोटी बात नहीं होती है। लेकिन अब न केवल ये पार्टियां बल्कि टीडीपी और जेडीयू को भी इस तपिश का सामना करना पड़ेगा और ये तपिश अब किसी भी दल को नहीं छोड़ेगी। जो हालत एनडीए के अंदर बनी हुई है दोस्तों, ये कहना शायद जल्दबाजी लगे कि एनडीए टूट जाएगा, लेकिन एनडीए को बहुत तगड़ा नुकसान होने वाला है और उसमें नुकसान बीजेपी को नहीं होने वाला, बीजेपी का साथ देने वाली पार्टियों को होने वाला है। वक्फ संशोधन बिल सरकार ने पास तो करवा लिया, लेकिन इसके आफ्टर इफेक्ट्स न केवल जेडीयू, आरएलडी, चिराग पासवान की पार्टी, यहां तक कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को तक भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भले ही यूपी में बहुत बड़ा दल ना हो, लेकिन बहुत असरदार दल माना जाता है। उत्तर प्रदेश कि जब भी विधानसभा चुनाव होते हैं, राजभर कहां जा रहे हैं, राजभर किसके लिए क्या बोल रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। लेकिन वक्फ बिल को लेकर राजभर की पार्टी का जो स्टैंड था वो बीजेपी के साथ था। अब वक्फ बिल के पास होने के बाद उनकी पार्टी तक में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के नेता वक्फ बिल के विरोध में अपनी पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। जाफर नकवी ने बिल पर अपनी नाराजगी जताते हुए बकायदा ओम प्रकाश राजभर को इस्तीफा सौंप दिया है। वहीं आरएलडी का भी यही हाल है दोस्तों। आरएलडी से पहले शनिवार को एक नेता ने इस्तीफे का ऐलान किया। शनिवार को शमशाद अंसारी ने पद और पार्टी से इस्तीफा दिया। इसके बाद एक और नेता ने इस्तीफा दे दिया, शहजेब रिजवी इनका नाम है। दोनों अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं और दोनों ने वक्फ संशोधन बिल पर आरएलडी का सरकार को समर्थन देना इनको पसंद नहीं आया और उन्होंने इस पार्टी से किनारा कर लिया। यहां मैं आपको बता दूं दोस्तों, आरएलडी का पूरी राजनीति जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और मुसलमानों पर टिकी हुई है। आरएलडी को इनका वोट मिलता है तभी ये पार्टी मजबूत होती है। अब आरएलडी को ये समझना पड़ेगा कि जब उसके बड़े मुस्लिम नेता उसको छोड़कर जा रहे हैं तो उसके पास इसको मतलब वो क्या प्लस करेगी। देखिए, किसी पार्टी का एक समाज से जनाधार खत्म होता है तो वो दूसरा जनाधार ऐड करती है ना, क्योंकि उसको अपने समीकरण बिठाने होते हैं। तो आरएलडी के पास वो प्लस वोट कहां से है अगर उसको मुस्लिम मतदाता का नुकसान होता है तो? दोस्तों, जेडीयू के तो खैर क्या ही बात करें, जेडीयू में तो झड़ी लग गई है इस्तीफे देने की। जेडीयू में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मोहम्मद शहनवाज मलिक, प्रदेश महासचिव मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी, भोजपुर से पार्टी सदस्य मोहम्मद दिलशाद रईन, पूर्वी चंपारण जिले चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रवक्ता कासिम अंसारी, इन सब ने इस्तीफा दे दिया है। मतलब जेडीयू का ये कहना है कि ये जो इस्तीफा दे रहे हैं इनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप एक दो इस्तीफों के लिए ये बात बोल सकते हैं, लेकिन जब इस्तीफों की झड़ी लग जाए तो किस से पार्टी किनारा करेगी? हालत ये हो गई दोस्तों कि बकायदा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, इसमें गुलाम गौस जैसे नेता को बिठाया गया जो लगातार इस बिल के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेडीयू के नेताओं को अपनी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि नेता आपस में भिड़ गए, जेडीयू के नेता आपस में भिड़ गए। देखिए कि यूपीए की सरकार 10 साल तक रही थी, क्या जकिया जाफरी को इंसाफ दिला सके? आप देखिए भागलपुर दंगे को क्या इंसाफ दिला सके? अरे आप माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने हुनर योजना चलाई, उन्होंने सारा बीपीएससी के माध्यम से आपको डीएसपी बना रहे हैं, आप सारा कुछ बना रहे हैं, सब अल्पसंख्यकों को सारा कल्याण का काम कर रहे हैं। बस धन्यवाद, थैंक यू। और दोस्तों, अगर आपको ये लग रहा है कि ये सब उत्तर भारत की पार्टियों में ही देखने को मिल रहा है तो नहीं, इसकी खबरें उत्तर भारत में देखने को मिल रही हैं, क्योंकि बिहार में भी चुनाव है। अभी आंध्र प्रदेश में चुनाव नहीं है, लेकिन इसकी जो तपिश है वो नायडू को आज नहीं तो कल झेलनी पड़ेगी दोस्तों। द वायर की इस खबर ने आंध्र प्रदेश में तारा मस्जिद विशाखापट्टनम के से जुड़े हुए मोहम्मद पीर बादशाह का वक्तव्य छापा और बहुत ही इंपॉर्टेंट वक्तव्य है उनका। वो ये कहते हैं,
हमारे समुदाय के भविष्य के साथ खेले जा रहे राजनीतिक खेल को देखना निराशाजनक है। दोस्तों आगे वो कहते हैं, चाहे वो टीडीपी हो, वाईएसआरसीपी हो या फिर जनसेना, हम दोगलेपन और पाखंड का एक परेशान करने वाला पैटर्न देखते हैं। एक पार्टी दिल्ली में इस नुकसानदेह वक्फ बिल का समर्थन करती है, जबकि अमरावती में अल्पसंख्यकों के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाती है। दूसरा अब इसका विरोध कर रहा है। सुविधाजनक रूप से अन्य कानून यानी कि सीएए और ट्रिपल तलाक के लिए अपने पिछले समर्थन को भूल गया, जिसने हमारे दिलों पर डर पैदा किया था। तीसरा, बस अपने गठबंधन द्वारा निर्देशित मौजूदा राजनीतिक हवाओं का अनुसरण करता है। उसके कार्य लगातार हमारे धार्मिक संस्थानों की स्वायत्तता और वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा को कमजोर करते हैं, चाहे वो चुनाव या इफ्तार पार्टियों के दौरान सार्वजनिक घोषणाएं क्यों ना करें। दोस्तों ये बहुत बड़ा बयान है भाषा की तरफ से, इसलिए भी क्योंकि अभी कुछ दिन पहले इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसपे चंद्रबाबू नायडू बाकायदा, जो हमारे मुस्लिम भाई टोपी पहनते हैं, वो सारा वेशभूषा पहन के गए और उसके बाद उन्होंने यहाँ भाषण दिया माइक पकड़कर, और फिर उसकी फोटोज भी खुद शेयर की और लिखा कि कैसे उनकी पार्टी कितनी बड़ी हिमायती है मुसलमानों की, उनकी पार्टी ने मुसलमानों के लिए क्या क्या किया है, उनकी पार्टी जब से खड़ी हुई है तब से उनकी पार्टी मुसलमानों के लिए क्या क्या कर रही है। और तो और दोस्तों, टीडीपी के सांसद जब लोकसभा में बोल रहे थे तो भी यही बता रहे थे कि उनकी पार्टी के नेता मुसलमानों के लिए क्या क्या करते हैं, और उनकी पार्टी की वजह से इतने सारे जो चेंजेस हुए हैं जेपीसी में, उनकी पार्टी की मांग थी तभी ये चेंजेस किए गए। लेकिन अंत में हुआ क्या? टीडीपी ने इस बिल में सरकार का समर्थन किया। क्यों? क्योंकि ये बीजेपी के हित में था और उससे टीडीपी को जाहिर तौर पर बहुत कुछ मिल रहा है, राजनीतिक हित उसके भी साध रहे हैं वो। लेकिन बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि आप केंद्र में इतनी बड़ी ताकत बने, राज्य में आप मुख्यमंत्री बने कैसे? आपका वोट बैंक आपके साथ था। कहीं ऐसा ना हो दोस्तों कि चंद्रबाबू नायडू को बड़ी नाराजगी इस एक फैसले की वजह से झेलनी पड़े। देखिए होता क्या है, हमारे देश के नेता एक मुगालते में होते हैं कि जनता भूल जाती है, और बात भी सही है, जनता भूल जाती है। बड़ी बड़ी गलतियां पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं सरकार में रहते हुए और जनता भूल जाती है। कोविड काल में देखिए कितनी अव्यवस्थाएं हुई, इसके अलावा नोटबंदी में कितनी अव्यवस्थाएं हुई, लेकिन जनता भूल जाती है। जैसा कि मैंने कहा, हमारी याददाश्त कमजोर होती है, लेकिन कुछ चीज़ों के इफेक्ट्स बहुत लॉन्ग टर्म दिखाई देते हैं और जिसकी कल्पना नहीं की होती है वो भी हो जाता है। मतलब मैंने एक पत्रकार के तौर पर या आपने भी जनता के तौर पर कल्पना नहीं की होगी कि भव्य राम मंदिर बनने के बाद भी अयोध्या में बीजेपी हार जाएगी। यूपी में सबसे शर्मनाक हार हुई है बीजेपी की, जबकि ये माना जा रहा था कि जनवरी में मोदी ने उद्घाटन कर दिया है मंदिर का, तो अब तो बस एक रस्म अदायगी है, लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। क्या हुआ दोस्तों? राजनीतिक दलों के नेता, चाहे वो नीतीश हो, चाहे वो नायडू हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, ये नेता हैं, ये भविष्य ज्ञाता नहीं है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के नेता भले ही अभी कुछ बोल ना रहे हो खुलकर, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के नेता इस्तीफा भी नहीं देंगे, क्योंकि अभी 4 साल सरकार में रहना है। भाई 4 साल आप सरकार के साथ जुड़े रहिए, आपको भी मलाई मिलती रहेगी, राज्य में आप सरकार में कहीं ना कहीं आप बने रहेंगे। लेकिन जब आप 4 साल बाद जनता के बीच जाइएगा, क्या मुंह लेके जाइएगा? तो भले ही इस्तीफों की झड़ी अभी ना दिख रही हो, लेकिन पार्टी के अंदर इसको लेकर नाराजगी नहीं होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि चुनाव नहीं है इसलिए वो नाराजगी दिखाई नहीं दे रही है। नहीं तो दोस्तों, चिराग पासवान जैसी पार्टियों को तक अगर इस्तीफों की झड़ी झेलनी पड़ रही है, तो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तो उनसे कंपैरिजन में बहुत बड़ी पार्टी है। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करना इन पार्टियों के लिए जितना इन्होंने सोचा था, क्या इतना आसान होगा? बीजेपी का तो उसके पॉलिटिक्स में फायदा हो गया। बीजेपी का जो परसेप्शन था, जो मैसेजिंग को देना चाहती थी, उसमें वो कामयाब रही। लेकिन इन पार्टियों का जो राजनीतिक भगवाकरण हुआ है, इनका नुकसान इनको बहुत लॉन्ग टर्म तक उठाना पड़ेगा। और इन पार्टियों के लिए दिक्कत यह है कि चिराग पासवान को अभी 6 महीने के अंदर चुनाव में जाना है बिहार में, और उसके बाद आप देखिएगा बिहार चुनाव के बाद ही यूपी चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। यूपी चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है। और दोस्तों उसके बाद चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे जयंत चौधरी हो, सबको अपने वोटर को आगे फेस करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये एक बिल और इस बिल में समर्थन में खड़ा होना इन पार्टियों के लिए मुसीबत बन गया? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।